नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं ज्योतिष का एक ऐसा रोचक विषय लेकर जिसमें प्रायः ज्योतिष प्रेमियों की रुचि बनी रहती है। हर दिन इस विषय में कुछ नया सुनने, समझने और जानने की इच्छा बनी रहती है। विषय है जन्म कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव। इस विषय पर पूर्व में भी मेरे कई सारे कार्यक्रम हैं जिसे आप लोगों ने देखा हुआ है। आज का विषय उससे आगे की कड़ी, उस पर एक ऐसा रिसर्च जो हमें मिलकर करना चाहिए। अगर पुराने ग्रंथों का हम अवलोकन करें तो राहु और केतु को सर्वाधिक पापक ग्रह कहा गया। यह सत्य है। राहु सर्वाधिक पापक ग्रह है, केतु सामने होने के कारण वो भी पापक ग्रह के समान फल देने लगते हैं। तो यह बात सत्य है यहां तक। अब वही कहा शास्त्रकारों ने कि राहु और केतु का जो अपना प्रभाव है वो मूल प्रभाव पापक ग्रह का है, लेकिन ये छाया ग्रह हैं, जिस भाव में हैं उस भावपति के अनुसार फल देंगे। अब इस बात पर जरा गौर करिए कि जिस भाव में हैं उस भावपति के समान फल देंगे। अगला पॉइंट कहा कि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में बैठे ग्रह के समान अपना स्वरूप बना लेंगे। मैंने तीसरा पॉइंट रखा। पहला पॉइंट कहा राहु और केतु पापक ग्रह हैं, सर्वाधिक बुरा करते हैं। एक दूसरा, जिस भाव में होंगे उस भावपति के समान फल देंगे। और तीसरा, जिस भाव में बैठे हैं अगर उसमें किसी ग्रह की युति है तो उस ग्रह के समान स्वरूप बना लेंगे और उसी के समान फल देंगे। अब चर्चा प्रारंभ होती है यहां से। अब सवाल यह उठता है कि राहु का कोई स्वतंत्र प्रभाव हमें नहीं मिला, वो पापक ग्रह है, यह हम मानते हैं। प्रभाव उसका ऐसा मिला कि वो जिस भाव में बैठा है उसका और जिसके साथ बैठा है उसका प्रभाव वो दे रहा है। तो जब वो युति में जा रहा है, जैसे सूर्य के साथ, तो वो ग्रहण बना रहा है। चंद्रमा के साथ ग्रहण, मंगल के साथ अंगारक, बुध के साथ जड़, चांडाल। तो ये जो वो दुर्योग बना रहा है, इसका प्रभाव हमें कब मिलेगा? मान लिया जाए कि किसी भाव में सूर्य और राहु की युति है और यह ग्रहण योग है। ध्यान से समझिएगा। अब मान लिया जाए यह युति सिंह राशि में बनी हुई है, तो शास्त्रकार के सभी तथ्यों को हम एक साथ यहां ले आते हैं। शास्त्रकार ने कहा कि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के पति के अनुसार अपना फल देंगे राहु। अर्थात सिंह राशि में अगर ग्रहण लगा हुआ है तो सूर्य के समान राहु ने अपना स्वरूप बना लिया, उसी के समान फल देंगे। और स्वरूप किसके समान बनाया? तो अगर वहीं पर सूर्य बैठे हैं, सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है तो सूर्य के समान स्वरूप भी बना लिया। अब विचारणीय तथ्य खड़ा हो जाता है कि यह ग्रहण करेगा क्या? यह ग्रहण नुकसान कैसे पहुंचाएगा? जब सूर्य के समान राहु ने स्वरूप बना लिया, सूर्य के भाव में बैठ करके उन्हीं के समान फल दे रहे हैं, तो सिंह राशि का फल सूर्य दे रहे हैं, राहु सूर्य के समान फल देकर के और ज्यादा मजबूत कर दिए उस भाव को। राहु केतु के बारे में बताया था ना कि किसी भाव में अगर किसी भावपति के साथ बैठ जाएं तो उनके बल को 5 गुना अधिक बली कर देते हैं। राहु और केतु के बारे में मेरा यह वीडियो आपने देखा है। अब सवाल यहां खड़ा हो गया कि हम ग्रहण माने या सूर्य के बल को बली करने वाला राहु को माने? तो जवाब है कि अगर ऐसी स्थिति में ग्रहण हो तो गंभीर विषय यह है कि आज के इस परिवेश में यह ग्रहण सर्वाधिक श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। और मैं यह बात ऐसे नहीं कह रहा, कहीं ना कहीं इसका प्रमाण देख रहा हूं तभी कह रहा हूं। और गौर करने वाली बात है, मैंने इसमें अपनी कोई बात नहीं रखी, मैंने सभी बातें शास्त्र की रखी और इसके बाद कहा कि अगर तब ग्रहण है तो यह ग्रहण तो फायदेमंद सिद्ध होगा। तो क्या इस ग्रहण से कोई नुकसान नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। और वो नुकसान क्या है? बहुत मामूली सा, बेहद मामूली सा नुकसान है। जैसे जातक के पिता के साथ कुछ हद तक अनबन या संबंधों में थोड़ी कमी। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा गंभीर विषय आगे चलेगा। वहीं आत्मविश्वास में कमी, कब तक? यही प्रश्न पहला खड़ा होता है, कब तक? कुछ ही समय तक। अनवरत यह नहीं चल सकता। क्यों अनवरत क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, राहु ने सूर्य का स्वरूप बना लिया, उन्हीं के समान फल दे रहे हैं, तो कुछ ही दिनों के बाद वो पिता को क्यों कमजोर होने देंगे? पिता के साथ संबंध क्यों खराब करेंगे? यानी प्रारंभिक कुछ दौर तक
हो सकता है दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाने में परेशानी महसूस करें, बाद में जातक का पिता के साथ भी संबंध अच्छा हो जाएगा, आत्मविश्वास में भी उसकी मजबूती आ जाएगी। यानी अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहण लगा हुआ है सूर्य को सिंह राशि में, अब सवाल उठता है कि शास्त्री जी सबकी कुंडली में तो सिंह राशि में ग्रहण लगा नहीं हुआ है, हमारी कुंडली थोड़ी अलग है और हमारी कुंडली में तुला राशि में सूर्य को ग्रहण लगा हुआ है, तब ऐसा हो सकता है। इसमें सीधे तुला राशि में पहुंचने का अर्थ है कि बीच की राशियों में आप खुद से जरा कल्पना कर लीजिएगा। चलिए मान लिया कि नीच राशि में सूर्य ग्रहण से ग्रसित है, अब क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहां पर राहु ने नीच के सूर्य के समान स्वरूप बनाया और शुक्र के समान वो फल देने के लिए बाध्य हो गया। नीच के सूर्य के समान स्वरूप बनाया और शुक्र के समान फल देने के लिए वो बाध्य हुआ। अब यहां पर जो ग्रहण होगा, इस ग्रहण के मायने हैं, क्या मायने? क्या जातक अपने जीवन काल में मान सम्मान सुख नहीं भोगेगा? तो आज के इस परिवेश को अगर आप ध्यान से देखें, तो जब आज का यह परिवेश कहता है कि जन्म कुंडली में 3, 4, 5 अगर नीच के ग्रह हो जाएं, 2 से अधिक नीच के ग्रह हो जाएं, 2 ग्रह भी नीच के हो जाएं, तो वो कुंडली अपने आप मजबूत होने लगती है। ये कैसी उल्टी गंगा बह रही है? लेकिन ये शास्त्र कह रहा है मैं नहीं, कि कुंडली में 3 या 3 से अधिक ग्रह नीच के हैं तो कुंडली अपने आप में बेहद मजबूत हो जाएगी। ये उल्टी स्थिति कैसे? आज के इस परिवेश में अगर ज्योतिष को ध्यान से देखा जाए तो ज्योतिष पूरी तरह से आध्यात्म है, आध्यात्म है और केवल आध्यात्म है। लेकिन आज के इस परिवेश में ज्योतिष क्या है? हमारा भाग्य बताने वाला है, हम अपने भविष्य को इससे जानते हैं और केवल अपने फायदे के लिए हम देखते हैं, जबकि हमारा आध्यात्म से ज्यादा कोई लेना देना और ज्योतिष के माध्यम से आध्यात्म में कोई हमारी रुचि नहीं पैदा होती। अब बात जब आज के इस परिवेश में आ रही है कि जब नीच ग्रह 3 से अधिक हों तो वो जातक को राजा के समतुल्य बना देते हैं। तो समतुल्य कैसे? क्योंकि कलयुग है, जितना भी बुरा काम जातक करेगा उसका उत्थान होगा। नीच के ग्रह नीच भंग करके और ज्यादा उसको मजबूती प्रदान करेंगे और जातक अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेगा। तो यह पहला कारण। अब वही परिस्थिति सूर्य और राहु की, जो कि नीच राशि में बनी हुई है, निसंदेह जातक चारित्रिक रूप से कमजोर होगा, क्योंकि शुक्र के समान प्रभाव दे रहे राहु जातक को इंद्रिय लोलुपता की तरफ धकेलेंगे। जातक पर स्त्री गमन में बहुत ज्यादा रुचि रखने वाला होगा। दोनों अपने अपने लिए समझ लें, स्त्री पुरुष में दोनों के लिए कह रहा हूं। यानी आत्मा का गिरना अर्थात पतन की ओर जाना। तो सवाल उठता है कि आज के इस परिवेश में बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े लोग जिन पर आए दिन उंगलियां उठ रही हैं, वो कौन से लोग होंगे? तो उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं यह योग होगा। ऐसे ही कुछ योग होंगे। यानी यहां पर दुर्योग जो आपकी कुंडली में बना हुआ, हर ग्रह पर आप अपने हिसाब से लगाइए। ये मेरा लेकर के आने का विषय मुद्दा ही इतना होता है कि आपके ज्योतिष के पॉइंटों को मैं समझाऊं और आप बाकी के 2 में 2 जोड़ करके 4 निकालिए। उसी तरह से मंगल के साथ, चंद्रमा के साथ आप जोड़ लीजिए। हर ग्रह के साथ, हर ग्रह का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का प्रभाव आपको देखना होगा। हर ग्रह के साथ आप राहु के प्रभाव को जोड़िए और जोड़ करके प्रभाव निकालिए। अर्थात कहने का मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहण लगा हुआ है, कोई दुर्योग है राहु के द्वारा उत्पन्न और बल है राहु के पास, तो आप निश्चिंत हो जाइए कि ये केवल और केवल आपका बुरा ही करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक और गंभीर विषय खड़ा होता है कि अगर कुंडली में 3-4 ग्रह राहु के लपेटे में आ गए हैं, यानी 4 ग्रह एक साथ बैठे और वही राहु भी बैठ गए 5वें ग्रह के रूप में, पंचग्रही योग। यहां पर यह वाली जो स्थिति है, निसंदेह ऐसे जातकों में क्षमता बहुत होगी, लेकिन यहां पर उसका व्यक्तित्व जरूर थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा। उस अवस्था में ज्यादा, ध्यान से, उस अवस्था में ज्यादा जिस भाव में यह पंचग्रही योग बना है, अगर उस भाव का भावपति कमजोर हो जाए तो फिर यह ग्रह स्थिति कोई बहुत अच्छा रिजल्ट देने की जगह जातक को बहुत हद तक संघर्ष करने वाली और कराने वाली बनेगी। लेकिन अगर वही जहां पर यह पंचग्रही योग बना है, उस भाव का भावपति मजबूत अवस्था में, अंश बल में मजबूत, स्वराशि का या कहीं जहां भी बैठा हो, मजबूत स्थिति में बैठा हो, तो ये जो 4 ग्रह राहु के साथ बैठे हैं, विश्वास मानिए कि उनसे संबंधित कुछ कमियां तो जरूर आएंगी, लेकिन आपके जीवन काल में चारों तरफ से वो जो 4 ग्रह बैठे हैं, चारों ग्रह अपने अपने प्रभाव से, अपनी अपनी तरफ से आपको अच्छा ही परिणाम देंगे। ये मैं उल्टी गंगा नहीं बहाया हूं,
और न ही ज्योतिष के नए समीकरण गढ़ने के पक्ष में हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि राहु का प्रभाव आज के परिवेश के लिए थोड़ा अलग है। जहां पहले नीच ग्रह अगर सूर्य नीच स्थिति में है तो सीधा जातक के लिए कहा जाएगा आपके पास कोई सही आत्मविश्वास नहीं, आप धार्मिक नहीं हो सकते, धर्म पर आपकी रुचि या धर्म में एकमत होकर टिक कर आप धार्मिक और धर्म को अपने माथे नहीं लेकर चल सकते। लेकिन आज के परिवेश में व्यक्ति नेता बन जाएगा। अगर जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठा है तो कोई बड़ा पदवी वाला बन जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। तो परिस्थितियों के बदलने से समीकरण में भी बदलाव हो रहा है। तो आपकी कुंडली में अगर त्रिग्रही योग है, चतुर्ग्रही योग, और इसमें राहु ने साथ ले लिया है, तो पहले ये देखिए, ये जानिए कि राहु जिस भाव में बैठे उसका भावपति किस अवस्था में है, और ये जो दो ग्रह साथ में बैठे हैं इनमें किसका बलाबल ज्यादा है। जिस ग्रह का बलाबल ज्यादा होगा उसी के अनुसार राहु अपना स्वरूप बना लेंगे, अथवा उस कुंडली में जो ग्रह बली अवस्था वाला होगा, यानी लग्न जिससे संबंधित होगा, राहु उसके अनुसार अपना स्वरूप बना लेंगे। हो सकता है उससे संबंधित कुछ परेशानियां हो, लेकिन उससे संबंधित जो कारकत्व है वो भी आपको, आप उस जातक को उस राहु ग्रह से संबंधित जो कारकत्व है राहु प्रदान कराने में सहयोगी बनेंगे। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु जन्य कोई दुर्योग लगा है तो इसमें इतना घबराने की आवश्यकता नहीं कि मेरे जीवन काल में तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरी कुंडली में तो सारे के सारे ग्रह बुरी अवस्था में हैं। वही बात आ जाती है कालसर्प योग की भी, कि राहु और केतु के मध्य जब सारे ग्रह आए हैं तो बहुत सारे लोगों ने, खुद भी आपने कई सारी कुंडलियां देखी जो बहुत बड़े पद पर हैं, और वो कैसे पहुंचे। तो राहु और केतु ने सदैव बुरा किया यह नहीं कहा जा सकता। कालसर्प के कारण जातक के जीवन काल में संघर्ष आया होगा, जातक बार बार सफलता के करीब पहुंच करके असफल हुआ होगा, लेकिन आप जब भी कोई चीज बार बार करते हैं तो करत करत अभ्यास पर जड़मती हो तो सुजान, सीधी सी बात है। तो यह सूत्र यहां लागू हो जाता है, और फिर उस अवस्था में जातक जमीन से सीधे नहीं, फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लेता है। तो सावधान होकर के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो दुर्योग है आपको राजा बनाने के चक्कर में है और आप दुर्योग से भागने के चक्कर में। तो ज्योतिष एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा है, हम कुछ नया इसमें हर दिन खोज रहे हैं, आप और हम मिलकर। पुनः मुलाकात होगी इस विषय पर, आप हर ग्रह के साथ मिलाइए। अगर आप ज्योतिष में दिलचस्पी लेते हैं तो हर ग्रह को जोड़िए और देखिए अंश बल बहुत जरूरी है राहु पर मंथन, और फिर कमेंट में बताइए, जरूरत पड़ने पर फिर किसी ग्रह के साथ मैं आगे आपको बताऊंगा, समझाऊंगा बार बार, क्योंकि व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जितना हम इसे व्यय करेंगे ये बढ़ता चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।